स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का संभवी आईएएस परिवार में। साथियों, एमपीपीएससी प्री के लिए जो आयोग ने 10वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की जनजातियां दी हैं, वहां पर हमने जनजातियों का परिचय, उनका भौगोलिक वितरण, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जिनमें भील जनजाति, गौड़ जनजाति, कोल जनजाति और मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा भारिया शहरिया और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लिया था। आज हमको जानना है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान की। तो पहले जो बिंदु इसमें दिया हुआ है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में परिभाषा संबंधी प्रावधान। तो परिभाषा संबंधी प्रावधान में जो महत्वपूर्ण दो अनुच्छेद हैं, उनको यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 366 का सब क्लॉज 25 उपखंड 25 और अनुच्छेद 342। तो जो अनुच्छेद 366 के 25 में वर्णित है, वो है जनजातियों से संबंधित उनकी परिभाषा, और उस परिभाषा से संबंधित जो भी जनजातियां हैं जहां पर उनको सूचीबद्ध किया गया है, वो है आर्टिकल 342। तो याद रखिए आप, जनजातियों की जो परिभाषा है वह दी है अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 25 में, और उनको सूचीबद्ध किया गया है 342 में। तो दो बातें आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पर दी है जनजातियों की परिभाषा, जनजातियों की परिभाषा दी है 366 के 25 में, और उनको सूचीबद्ध कहाँ किया गया है, लिस्टेड हैं वो, तो वो है 342 में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियों के भाग या समूह से अभिप्रेरित है जिन्हें संविधान के प्रायोजन के लिए, ठीक है, अनुच्छेद 342 के अधीन सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो आप मोटे तौर पर केवल इतना याद रख सकते हैं कि जो जनजातियों की परिभाषा है या कहाँ पर बताई गई है, तो ये बताई गई है 342 में, 366 के सब क्लॉज 25 में। ठीक है, और इनको सूचीबद्ध कहाँ किया गया है, तो इनको लिस्टेड हैं ये सभी जनजातियां, जैसे हमने पढ़ा भील जनजाति के बारे में, गौड़ जनजाति के बारे में, तो वह पूरी लिस्ट दी गई होगी कहाँ पे, 342 में, है ना। तो परिभाषा संबंधी प्रावधान कहाँ पे है, 366 के 25 में, और उनको सूचीबद्ध कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 342 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही ये बात इसमें लिखी हुई है। देखिए, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातीय समुदाय अथवा जनजातीय समूह के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, तो आप मोटे तौर पर, ये थोड़ा सा जटिल इसमें भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप इतना याद रखिए कि जो 342 है हमारा अनुच्छेद, उसमें जो जितनी भी जनजातियां हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, लिस्टेड हैं वो, है ना। मध्य प्रदेश की या भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, तो उनको कहाँ पे लिस्टेड हैं, वो सूचीबद्ध हैं, वो है 342 में, है ना। और उनको लिस्टेड करने की शक्ति किसके पास है, तो वो है हमारी ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। याद रखिए आप, है ना, भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य की जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की शक्ति रखता है, और यह वो परामर्श किससे लेगा, ठीक है दोस्त, राज्य के राज्यपाल के परामर्श के आधार पर उसको क्या है, उस लिस्ट में 342 में जो लिस्ट दी गई है उसमें शामिल कर सकेगा, है ना। और इसके लिए वह एक पब्लिक नोटिफिकेशन का भी क्या करता है, प्रयोग करता है ना। तो इतनी बातें आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 25 में जनजातियों की परिभाषा है ना। जनजाति हम मानेंगे किसको, तो उस जाति समूह को जिसको अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध किया गया होगा, है ना। सूचीबद्ध करने की शक्ति किसके पास है, तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास, है ना। और राष्ट्रपति किस जाति को, जाति विशेष को जनजाति में शामिल करेंगे, तो वहां का जो राज्यपाल जिस जाति को शामिल करने का परामर्श देगा, उसको शामिल करने का ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या होगा, पावर होगा, है ना। और पब्लिक नोटिफिकेशन या लोक अधिसूचना के माध्यम से उसको, है ना, सूचीबद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये जो थे आपके प्रमुख दो प्रावधान थे जनजातियों की जो है परिभाषा संबंधी, है ना। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जानने का ही हम प्रयास करते हैं। देखिए, है ना, राजनीतिक ठीक है, कुछ राजनीतिक प्रावधान है। देखिए, ठीक है, राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान जनजातियों की, तो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम जानने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 166
164 के उपखंड 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 164 के उपखंड 1 में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, है ना? आप भारत का नक्शा भी देखेंगे तो देखेंगे एमपी के बाजू में ही छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाजू में जो है झारखंड है, और झारखंड से लगा हुआ हल्का सा नीचे की तरफ कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य। तो ये जो राज्य है यहाँ पर जनजातीय आबादी आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल जाएगी, है ना? तो इसी में कहा गया है 164 के उपखंड 1 में कि ये जो 4 राज्य हैं यहाँ पर एक जनजातीय मंत्री होगा, है ना? तो इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण करने के लिए एक पृथक जनजाति मंत्री होगा, है ना? तो परीक्षा में केवल इतना प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा राज्य, ठीक है, इनमें से कौन से राज्यों में जनजातीय मंत्री का गठन नहीं होता है, बताइए, है ना? तो ये 4 राज्य याद रखिए आप, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा है ना? और कौन सा आर्टिकल है तो हमारा वो है 164 का उपखंड 1। ठीक है, अगला देखिए, अगला कौन सा प्रावधान है? तो अगला प्रावधान है अनुच्छेद 330। इसमें जो है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए, एससी तथा एसटी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा की? मध्य प्रदेश में जो है 29 सीटें हैं लोकसभा की, है ना? लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 हैं, है ना? 29 है। इसमें से कितनी सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं? तो वो है 6 सीटें, है ना? एससी के लिए कितनी है? तो 4 हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, आप अगर ठीक है, एमपी का तो दे ही रहे हैं एग्जाम, एमपी पीएससी का, है ना? मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो मध्य प्रदेश में जो है 29 सीटें हैं, उसमें से 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, है ना? अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं, है ना, जो एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो कमेंट में उसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए, है ना, कि ये 4 या 6 सीटें जो हैं, 4 सीटें जो है एससी के लिए हैं, और ये जो जो लोकसभा सीटें हैं हमारी, वह एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 330 जरूर याद रखिए आप, है ना? 330 लोकसभा आरक्षण एसटी और एससी के लिए, है ना? एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 6 सीटें हैं। ठीक है, अनुच्छेद अगला है 332। तो इसमें जो है विधानसभाओं में, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं विधानसभा की। उनमें से जो एसटी हैं हमारे, ठीक है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए जो है 47 सीटें आरक्षित हैं, और एसटी वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो 2 बातें और यहाँ पर आप याद रखिए, एसटी वर्ग के लिए 47 सीटें और एसटी वर्ग के लिए 35 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है मध्य प्रदेश में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये तो हमारा 332 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत। ठीक है, अगला आर्टिकल है 334। तो लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का कतिपय अवधि के पश्चात ना रहेगा। ठीक है, तो उसकी अवधि संबंधी बातें बताई गई हैं। ठीक है, और सामान्यतः जो है ये आरक्षण लोक विधानसभा और जो लोकसभा में है, ठीक है, 10 वर्ष के लिए किया जाता है ना? तो 334 में इसकी क्या है? अवधि बताई गई है। ठीक है, चलिए, अगला है पंचायत में आरक्षण। ठीक है, तो जैसे हमने अभी लोकसभा में आरक्षण देखा, विधानसभाओं में आरक्षण देखा, वैसे ही हमारी जो पंचायत है उसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में मिलता है? वो मिलता है आर्टिकल 243 के डी में, है ना? पंचायतों में जो है अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है। ठीक है, और नगर पालिकाओं में जो है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत आरक्षण की बात करी गई है? तो 243 के टी में, है ना, या नाम है। ठीक है, टी जरूर याद रखिए आप, यहाँ पर डी याद रखिए, है ना, टीडी याद रख लो आप। ठीक है, टीडी में क्या है? जो एसटी वर्ग है इनके आरक्षण की बात करी गई है ना? डी में किसमें? तो पंचायतों में, और टी में कहाँ पर? तो नगरीय निकायों में। ठीक है, अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, तो ये जो राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय आबादी ठीक ठाक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी, है ना? तो ये जो विशेष राज्य का जो प्रावधान का जो बात है ना, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? तो वो मिलती है 371 में, है ना? और कौन कौन से वो राज्य शामिल हैं? तो देखिए आप, नागालैंड है, मणिपुर है ना, असम है, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है ना? और इसके अतिरिक्त आपने जो 6वीं अनुसूची है हमारी,
ठीक है, उसमें पढ़ा होगा, अभी अपन देखेंगे, इसको आगे जानेंगे। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, उसमें जो है जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान की बात करी है हमने। ठीक है, अन्य कुछ बातें हैं तो इसमें अनुच्छेद 338 में जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात कही गई है ना। तो एससी के लिए, है ना, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करी है हमने, याद रखिए आप कहाँ पर है ये, तो ये है आर्टिकल 338 में। और अनुच्छेद 338 के ए में, ठीक है, आर्टिकल 338 के ए में, ठीक है, एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात करी है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात करी है हमने। ये जो है ये जो प्रावधान है हमने ये जोड़ा था भारतीय संविधान के, ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2003 में, है ना। और आयोग का जो गठन है, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग का जो गठन है हमने कब किया था, तो ये किया था हमने 2000, ठीक है, 4 में पहले आयोग का गठन किया था, तो याद रखिए आप। ठीक है, ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 338 का ए महत्वपूर्ण है, याद रखिए आप। ठीक है, 338 का ए महत्वपूर्ण है ना, 338 तो महत्वपूर्ण है ही, है ना। इसमें क्या बताया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। ये कब हमने जोड़ा अपने संविधान में, तो 300, ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा। और आयोग का गठन कब किया था हमने, तो वो किया था हमने 2004 में गठन किया था, याद रखिए आप। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और जनजातियों के कल्याण के लिए, ठीक है, उससे संबंधित संघ के कुछ नियंत्रण वाली बात बताई गई है। ठीक है, 339 में। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है वैसे। ठीक है, ये जरूर याद रखिए आप। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, है ना। और अनुसूचित क्षेत्र के में प्रशासन और कल्याण के लिए, ठीक है, संघ के नियंत्रण संबंधी प्रावधान कहाँ पर है, तो 339 में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राजनीतिक, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रावधान थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं जनजातियों से। एक बार फिर से पूरी एक नज़र मान लीजिए आप। 164 का एक, है ना, जनजाति मंत्रालय की बात करें। 330 में लोकसभा में एसटी के लिए आरक्षण। 332 में विधानसभाओं में एसटी के लिए आरक्षण। 334 में लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि के बारे में बताया गया है ना। और जो है पंचायतों में आरक्षण है 243 के डी में। और नगर पालिकाओं में आरक्षण है 243 के टी में, है ना। और विशेष राज्यों के लिए जो प्रावधान की बात है जनजातीय राज्यों के लिए, तो वो है 371। एससी आयोग 338, एसटी आयोग 338 ए, 339 संघ का नियंत्रण, है ना, जनजातीय और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में संघ के नियंत्रण संबंधी कुछ बातें हैं। ठीक है, आइए कुछ और अब अन्य प्रावधान देखते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान, है ना। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में आप देखेंगे, ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 244 का एक है, ठीक है, 244 के एक में जो अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। और इसमें जो है मुख्यतः जो 5वीं अनुसूची है, हमारा 5th शेड्यूल है अनुसूची। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों के बारे में बताया गया है, इसी में हमारा मध्य प्रदेश शामिल है ना। तो 10 राज्यों के बारे में बताया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश शामिल है। इनमें कौन से राज्य जनजाति राज्य शामिल नहीं है, तो इनमें वो राज्य शामिल नहीं है जो 6वीं अनुसूची में शामिल है। 6वीं अनुसूची में कौन कौन से शामिल हैं, तो याद रखिए आप। 6वीं अनुसूची में शामिल है असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो भी जनजातीय राज्य हैं, है ना, जहाँ पर जनजातीय आबादी ठीक ठाक है, उन 10 राज्यों के बारे में बताया गया है। कौन सी अनुसूची में, तो वो बताया गया है 5वीं अनुसूची में। उसी में हमारा मध्य प्रदेश शामिल है ना। तो उसी राज्य के जो है अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी प्रावधान को किस आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है, तो वो है 244 का एक आर्टिकल, याद रखिए आप। ठीक है, और जो है 275 में है 5वीं तथा 6वीं अनुसूची के अधीन आवृत्त विशेषीकृत राज्यों एससी एसटी को अनुदान सहायता। ठीक है, तो यहाँ केवल आप इतना याद रख लीजिए, है ना, कि एससी एसटी या 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो राज्य शामिल हैं उनके लिए अनुदान सहायता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है हमारा 275 में। चलिए, ठीक है, सेवा एवं नियोजन संबंधी प्रावधान, ठीक है,
तो एसटी के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ कहाँ पे किए गए हैं? ठीक है, तो आप देखिए लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो हमारा आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, है ना? तो इसी आर्टिकल के जो सब क्लॉज 4 का ए है ना? का बोल दो या आप ए बोल दो, है ना? इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो है हमारी जनजाति एससी तथा एसटी वर्ग सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, है ना, आरक्षण की बात कही गई है ना? तो राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण संबंधी क्या है? प्रावधान करता है। ठीक है, तो आरक्षण की बात कहाँ पे की गई है? तो 16(4) के 1 में की गई है, ए में की गई है, सॉरी, है ना? और जो है 16(4) का जो बी है या खा है, इसमें क्या बात की गई है? तो इसमें बात की गई है बैकलॉग के पद, है ना? बैकलॉग के पद क्या होते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी नियुक्ति के लिए किसी नियुक्ति के लिए 100 पद आते हैं, उसमें से 10 जो पद हैं वो एसटी के लिए हैं, और जो है 8 ही पद इस बार भर पाए, 2 पद खाली रह गए एसटी के लिए। अगले साल फिर नियुक्ति होती है, 100 पद आते हैं, 10 आते हैं एसटी के लिए। तो जो पिछले साल के 2 पद जो खाली रह गए थे उनको इस साल जोड़ दिया जाएगा, तो इनको कहा जाता है बैकलॉग के पद। और बैकलॉग के पदों की भर्ती के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? तो वो है 16(4) का बी, कि उन पदों पर जो है उसी जाति या जनजाति के लोगों को ही क्या है? नियुक्त किया जाएगा, सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं दी जाएंगी वो पोस्टें, है ना? तो ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था कहलाती है बैकलॉग, है ना? तो याद रखिए आप, बैकलॉग बी से याद रख लेना, 16(4) के बी में क्या है ना? बैकलॉग संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं। और जो है अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे, है ना? तो यहाँ पर जो है कहीं पर जो है हमारी जनजाति का जो है प्रतिनिधित्व तो ठीक नहीं है केंद्र तथा राज्य में, तो वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था के बारे में बताया गया है ना? कि राज्य के पास वह शक्ति है कि वो चाहे, है ना, तो अपने राज्यों में जो है एसटी और एससी वर्ग के लिए, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था करेगा, ठीक है, अपने क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारे जो थे लोक नियोजन संबंधी प्रावधान थे, तो इसमें 3 ही आर्टिकल याद रखना है, 16(4) का ए, 16(4) का बी और 335। ठीक है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान आपने देख लिए। ठीक है, अब है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो 15 का 4 जो है ये 15 के 4 में जो है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, है ना, के लिए, ठीक है, वैसे बेसिकली क्या है, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं या जो शिक्षा से संबंधी जो आरक्षण की व्यवस्था है एससी और एसटी वर्ग के लिए, है ना, तो वो कहाँ पे की गई है? वो की गई है 15 के 4 में। राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति है। ठीक है, तो जो है शिक्षा से संबंध में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ पे है? वो है 15 के 4 में। ठीक है, 29 में क्या है? तो भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये मुख्यतः बेसिकली किसके लिए ये है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, है ना? तो इसमें जैसे बोली भाषा की बात करी है, लिपि की बात करी है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है जनजातीय लोगों की जो संस्कृति है, उनकी बोली है, वो भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 29 भी अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, जनजाति वर्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है 46। तो इसमें क्या है? अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि के लिए राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये डीपीएसपी वाला है हमारा, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों वाला। ठीक है, तो इसमें राज्य की ड्यूटी बताई गई है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जो सामाजिक अ, और शैक्षणिक दृष्टि से क्या है, पीछे रह गए हैं, तो उनके उत्थान के लिए राज्य का क्या है? कर्तव्य है कि उनके उत्थान के लिए राज्य क्या करेगा? कार्य करेगा, है ना? और 350 के में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, अ, शिक्षा का प्रशासन संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो मातृभाषा में शिक्षा संबंधी बातें हैं, है ना? जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, जो उनकी मातृभाषा है वहाँ पे आपको शिक्षा संबंधी प्रावधान करना पड़ेगा, या राज्य की क्या है? ड्यूटी रहेगी, है ना? तो यहाँ पर जो है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हमने जान लिया, महत्वपूर्ण प्रावधानों को जान लिया। ठीक है, कुछ और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल हैं, जैसे
सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत करने की बात करता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी का जो है एवोल्यूशन उन्मूलन की बात करता है, तो इसको याद रखिए आप। अस्पृश्यता संबंधी अ, जो उन्मूलन की बात करता है वह कौन सा आर्टिकल है, तो हमारा वो है 17। ठीक है, आर्टिकल 23 जो है उसमें क्या है, मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम पर प्रतिषेध की बात की गई है। ठीक है, तो मानव तस्करी या मानव के साथ जो गलत तरीके का व्यवहार, खरीद फरोश या उसको क्या है जबरदस्ती श्रम में लगाए जाने संबंधी जो प्रतिषेध संबंधी प्रावधान है वह कहाँ पे किए गए हैं, वो किए गए हैं आर्टिकल 23 में। ठीक है, आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों आदि में जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनसे जोखिम भरे काम से प्रतिषेध है, उनको मनाही है, तो ये आर्टिकल 24 में है। और अनुच्छेद 325 के 2 में क्या है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और सुधार, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की बात की गई है। ठीक है, तो जनजाति वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को क्या है हिंदुओं से जोड़कर देखते हैं, तो उनके लिए जो सभी संस्थाएं हैं उनको खोलने की बात करती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान थे वह कंप्लीट होते हैं। एक बार और हम एक नज़र में पूरा जो है एक बार समराइज कर लेते हैं और इसके बाद इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो हमने परिभाषा संबंधी प्रावधान जाना। 366 के 25 में जनजातियों की परिभाषा है ना। बताया गया है कि जिन जातियों को 342 में सूचीबद्ध किया गया है उनको हम जनजाति में शामिल करेंगे या जनजाति कहेंगे, है ना। सुरक्षा संबंधी प्रावधान अभी हमने बात की, है ना। शैक्षणिक क्षेत्र में जनजातियों का आरक्षण 15 का 4। ठीक है, 29 में है इनकी भाषा, लिपि, बोली, संस्कृति को संरक्षित करने की बात है। 46 में है जो ठीक है दुर्बल वर्ग है हमारा या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पीछे रह गए हैं उनके उत्थान के लिए, तो अप्रत्यक्ष रूप से जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य के कर्तव्य की बात करता है। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है 350 का ए। 244 की एक में जो है दो 5वीं अनुसूची से संबंधित जो बातें हैं हमने जाना था, 10 राज्यों के प्रशासन संबंधी बातें हैं, तो इसी में हमारा मध्य प्रदेश शामिल है। 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन संबंधी बातें हैं। 275 में जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो भी राज्य शामिल हैं उनके अनुदान की बात हमने करी है। ठीक है, ये जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों के लिए तथा जनजातियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये बैकलॉग के पदों में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, ये कल्याण सेवाओं में जो है एसटी वर्ग के लिए कल्याण की बात करता है। ठीक है, 164 के 1 में जो है जनजाति मंत्रालय की बात है। 330 में लोकसभा में आरक्षण, 332 में विधानसभा में आरक्षण, ये जो है लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण की अवधि की बात करता है। पंचायत में आरक्षण 243 का डी, और 243 के टी में जो है नगर पालिकाओं में आरक्षण, और जो है विशेष राज्य संबंधी आरक्षण जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं वह 371। 338 में एससी आयोग, 338 के ए में एसटी आयोग, 339 में जो है जनजाति या अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और कल्याण संबंधी संघ का जो है नियंत्रण की बात कही गई है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा ठीक है जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान कंप्लीट होते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।